हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग भू-आकृति विज्ञान ज्योग्राफी के अंतर्गत अपक्षय एवं अपर्दन का चैप्टर जो है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपक्षय एवं अपर्दन, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपक्षय एवं अपर्दन कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं। तो बाह्य शक्तियां आंतरिक शक्तियों द्वारा धरातल पर उत्पन्न असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं। यानी बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां जो हैं ये द्वारा जो है धरातल पर जो उत्पन्न असमानताएं हों उनको दूर करने का ये प्रयास करती हैं दोनों शक्तियां। इस प्रकार बाह्य शक्तियां धरातल पर समतल स्थापना का कार्य करती हैं और इस क्रिया में जो बाह्य शक्तियां हैं वो धरातल पर जो है समतल स्थापना का कार्य करती हैं। समतल स्थापना के कार्य दो रूपों में होता है, यानी इन बाह्य शक्तियों द्वारा जो समतल स्थापना का कार्य किया जाता है ये दो रूपों में किया जाता है। फर्स्ट होता है बाह्य शक्तियां उच्च भागों को काट छांट कर समतल बनाने का कार्य करती हैं, जिसे निम्नीकरण की क्रिया कहा जाता है। दूसरा होता है जब बाह्य शक्तियां कटे छटे पदार्थों का निक्षेपण निम्न भागों में करती हैं एवं इस प्रकार समतल स्थापना का कार्य करती हैं, तो इस क्रिया को अधिवृद्धिकरण कहलाती है। बाह्य शक्तियों द्वारा धरातल की ऊंचाई एवं गहराई समाप्त कर समतल स्थापना की क्रिया को अनुवर्तीकरण कहा जाता है। अनुवर्तीकरण के अंतर्गत तीन क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है बाह्य शक्तियों द्वारा जो था वो बाह्य शक्तियां उच्च भागों को काट छाट कर समतल बनाने का कार्य करती हैं, जिसे निम्नीकरण कहा जाता है। दूसरा है जब बाह्य शक्तियां कटे छटे पदार्थों का निक्षेपण निम्न भागों में करती हैं एवं इस प्रकार समतल स्थापना का कार्य करती हैं, तो इस क्रिया को अधिवृद्धिकरण कहा जाता है। बाह्य शक्तियों द्वारा धरातल की ऊंचाई एवं गहराई समाप्त कर समतल स्थापना की प्रक्रिया को अनावृत्तीकरण कहा जाता है। अनावृत्तीकरण के अंतर्गत तीन क्रियाएं सम्मिलित हैं, यानी जो दूसरी क्रिया है अनावृत्तीकरण, उसके अंतर्गत तीन क्रियाएं हैं। एक अपक्षरण के अंतर्गत भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना या सड़ना गलना जो है वो अपक्षरण कहलाता है। दूसरा है शिलाखंडों का सरकना। यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गुरुत्व के सीधे प्रभाव से टूटी हुई चट्टानें नीचे की ओर खिसक सकती हैं या गिर पड़ती हैं, जैसे भूस्खलन। तीसरा है अपर्दन। अपर्दन वह क्रिया है जिसमें गतिशील अभिकरणों द्वारा शिलाखंडों का स्थानांतरण होता है। अपर्दन के अंतर्गत तीन क्रियाएं सन्निहित हैं। पांचवा है अपघर्षण। अपघर्षण जो है जब चट्टानों के टुकड़े अपर्दन की शक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो वो धरातल की सतह को घिसते एवं काटते रहते हैं। इसे ही अपघर्षण कहा जाता है। पांचवा है निक्षेप। इस प्रकार जहां अपक्षण में स्थैनिक क्रिया होती है वहीं अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है। हालांकि अपक्षण में विखंडित चट्टानों का परिवहन नहीं होता, परंतु गुरुत्व द्वारा जो है विखंडित चट्टानों का सामूहिक रूप से नीचे की ओर सरकना जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार भूस्खलन को अपक्षरण के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा अपक्षयण की क्रिया पर जलवायु तत्वों के अलावा चट्टानों की विशेषता का भी प्रभाव पड़ता है। अक्षण जलवायु तत्व कौन कौन से हैं? धूप, तापमान, वर्षा आदि। और चट्टानों की विशेषता क्या है? उनकी गठन, संरचना इत्यादि।
अब अपक्षरण के प्रकार कितने होते हैं? अपक्षरण के प्रकार जो है, एक भौतिक अपक्षरण होता है। भौतिक अपक्षरण फर्स्ट, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों के टूट फूटकर टुकड़े टुकड़े होने की क्रिया को भौतिक या यांत्रिक ऋतुक्षरण कहा जाता है। भौतिक ऋतुक्षरण मरुस्थलों में अधिक दैनिक तापांतरण के कारण एवं ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाले के कारण होता है। यानी भौतिक ऋतुक्षरण जो है मरुस्थलों में दैनिक तापांतर के कारण, क्योंकि मरुस्थलों में दैनिक तापांतर क्या होता है कि दिन में तापमान बहुत अधिक होता है, रात में तापमान बहुत कम होता है, इसके कारण एवं ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाले के कारण होता है। दूसरा है, गर्म मरुस्थल में स्वच्छ आकाश एवं वायु की शुष्कता के कारण दिन एवं रात के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। दिन के समय तेज धूप के कारण चट्टानों का ऊपरी आवरण जो है वो तप्त होकर फैल जाता है, किंतु रात के समय प्रायः तापमान गिरकर हिमांक तक पहुंच जाता है एवं चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। इन क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण जो है चट्टानों में दरार पड़ने लगते हैं एवं चट्टान बड़े बड़े खंडों में टूट जाती है। इस प्रक्रिया को विच्छेदन कहा जाता है। दूसरा जो है, उष्ण मरुस्थलीय, आर्द्र मरुस्थलीय एवं मानसूनी जलवायु प्रदेशों में अधिक तापांतर के कारण कभी कभी चट्टानों की ऊपरी सतह जो है वो गर्म होकर अंदर की ओर अपेक्षाकृत ठंडी सतह से अलग हो जाती है एवं ऊपर का भाग जो है वो प्याज के छिलके की तरह अलग हो जाता है। इसे अपदलन या अपसल्कन या अपपत्रण कहा जाता है। यह क्रिया मुख्यतः जो है ग्रेनाइट जैसी रवेदार चट्टानों में होती है। नेक्स्ट है, चट्टानें विभिन्न खनिजों का समुच्चय होती हैं एवं विभिन्न खनिजों के फैलाव एवं सिकुड़न की दर अलग अलग होती है। इसके कारण चट्टानों के विभिन्न खनिज कण टूट टूट कर अपने खनिज कणों में विभाजित हो जाते हैं। चट्टानों के इस प्रकार खनिज कणों में टूटना जो है वो कणिकामय विखंडन कहलाता है। खंड विखंडन या कणिकामय विखंडन के कारण ही गर्म मरुस्थलों में विस्तृत क्षेत्रों में बालू पाए जाते हैं। यानी जो है कणिकामय विखंडन के कारण ही गर्म मरुस्थल जो होते हैं वहां पर बालू पाया जाता है। नेक्स्ट है, शीतकटिबंधीय क्षेत्रों एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों की छिद्रों में एवं दरारों में जल के जमने एवं पिघलने की क्रिया क्रमिक रूप से होती है। शीतकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी जहाँ शीतकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, चट्टानों के छिद्रों में जल के जमाव यानी बर्फ, जल जो चट्टान की दरारें होती हैं उनमें जल का जमाव हो जाता है, यानी बर्फ बन जाती है। फिर उसके बाद वो पिघलती है। यह क्रिया जो है क्रमिक रूप से होती है। इससे क्या होता है कि चट्टानें कमजोर हो जाती हैं एवं बड़े बड़े खंडों में एवं जो बड़े बड़े चट्टानों के खंड होते हैं वो टूटने लगते हैं, अर्थात विखंडन होने लगता है। यह क्रिया तुषार क्रिया कहलाती है और इस क्रिया को जो है वो तुषार क्रिया कहा जाता है। खाड़ी पहाड़ी ढालों पर इस प्रकार का विखंडन जो है विघटन अधिक देखने को मिलता है। विघटित चट्टानें गुरुत्वाबल के कारण नीचे की ओर सरक कर जमा होने लगती हैं। ये विखंडित चट्टानें खुरदुरी एवं नुकीली होती हैं। इस प्रकार के कोणीय चट्टानी खंडों के ढेर को भग्नासम राशि अथवा टैलस कहा जाता है। इस प्रकार स्क्री या टैलस का निर्माण जो है मुख्यतः तुषार क्रिया एवं गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है। दूसरा है हमारा रासायनिक अपक्षयण। रासायनिक अपक्षयण में होता है जब रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों का विखंडन होता है तो उसे रासायनिक अपक्षयण कहते हैं। जबकि विभिन्न कारणों से चट्टानों के अवयवों में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उनका बंधन ढीला हो जाता है और रासायनिक अपक्षयण की प्रक्रिया होती है। दूसरा मुख्य पॉइंट है, तापमान एवं आर्द्रता अधिक रहने पर रासायनिक अपक्षयण की क्रिया तीव्र गति से होती है। यही कारण है कि विश्व के उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में यह क्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, शुष्क अवस्था में
ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का चट्टानों पर कोई रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु नमी की उपस्थिति में सक्रिय रासायनिक कारक बन जाते हैं। यानी शुष्क अवस्था में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो है चट्टानों पर कोई रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अगर वहाँ पे नमी की उपस्थित है तो ये दोनों गैसें जो है वो सक्रिय रासायनिक कारक बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट है विलयन, चट्टानों में उपस्थित विभिन्न खनिजों के जल में घुलने की क्रिया को विलयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सेंधा नमक एवं जिप्सम वर्षा के जल में आसानी से घुल जाते हैं। दूसरा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्रिया विशेष रूप से लौह युक्त चट्टानों पर होती है। आर्द्रता बढ़ने पर लौह खनिज ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण चट्टान अथवा खनिज कमजोर हो जाते हैं एवं उनका विखंडन होने लगता है। वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का ही परिणाम है। दूसरा है जल योजन। तीसरा जल योजन। जल योजन की प्रक्रिया में चट्टानों में उपस्थित खनिज जल को सोख लेता है। इसके कारण उसमें रासायनिक परिवर्तन होने लगता है एवं नए खनिजों का निर्माण होता है। इन नए खनिजों में जल का कुछ अंश रह जाता है। ये नए खनिज पुराने खनिजों की अपेक्षा मुलायम होते हैं। उदाहरण के लिए जल योजन के फलस्वरूप ग्रेनाइट चट्टानों का फेल्डास्फर खनिज कायोलिन मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। चौथा है कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण में क्या होता है? जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हल्का कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। इस अम्ल का प्रभाव जो है विशेष रूप से उन चट्टानों पर पड़ता है जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एवं लोहे जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व कार्बनिक अम्ल में घुल जाते हैं। फलस्वरूप इन खनिजों से निर्मित चट्टानें जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं एवं उनका विखंडन होने लगता है। बलुआ पत्थर में सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट ही संयोजक पदार्थ का कार्य करता है, जो कार्बनिक अम्ल में शीघ्रता से घुल जाता है। फलस्वरूप बलुआ पत्थर का विखंडन होने लगता है। नेक्स्ट है कभी कभी जल संयोजन के कारण चट्टानों की ऊपरी सतह फूलकर निचली सतह से अलग हो जाती है। इसे गोलाभ अपक्षय कहा जाता है। इस प्रकार रासायनिक अपक्षय की यह क्रिया जो है अपदलन से काफी मिलती जुलती है। नेक्स्ट है हमारा अपक्षय पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीजें हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो है उष्ण एवं शुष्क जलवायु क्षेत्रों दैनिक तापांतर अधिक मिलने के कारण भौतिक अपक्षय महत्वपूर्ण होता है। सेकंड पॉइंट है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्र एवं चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है शीत एवं शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय अधिक महत्वपूर्ण होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थायी हिमच्छादन के कारण जो है अपक्षय की क्रिया नहीं होती है। चौथा है मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में रासायनिक एवं भौतिक दोनों प्रकार का अपक्षय पाया जाता है। नोट दिया हुआ है अपक्षय एवं अपर्दन दो अलग अलग क्रियाएं हैं। बिना अपक्षय के भी अपर्दन हो सकता है। अपक्षय के पश्चात अपर्दन हो ही यह आवश्यक नहीं। अपर्दन की प्रक्रिया में अपक्षय सहायक होता है परंतु अपर्दन का अंग नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपर्दन चक्र। भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन सर्वप्रथम जो है जेम्स हटन द्वारा 1785 में किया गया। उन्होंने पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण जो है डेविस का अपर्दन चक्र। डेविस का अपर्दन चक्र
की परिकल्पना क्या कहती है, हम लोग देखते हैं। अपर्दन के चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन जो है डेविस ने किया। डेविस के अनुसार जो है भूदृश्य का विकास एक चक्र से होकर गुजरता है एवं इस चक्र का एक निश्चित विकास क्रम होता है। इस क्रम को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है, यानी डेविस के अपर्दन चक्र को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें उन्होंने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था कहा है। और इस तीनों अवस्थाओं को उन्होंने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था 3 अवस्थाओं में बांटा। अपर्दन चक्र को डेविस के भौगोलिक इस अपर्दन चक्र को जो है डेविस ने भौगोलिक चक्र कहा है। डेविस के अनुसार भूदृश्य संरचना पराक्रम एवं अवस्था का फलन है। डेविस के अनुसार जो है भूदृश्य संरचना जो है ये पराक्रम एवं अवस्था का फलन है, यानी परिणाम है। पराक्रम के अंतर्गत वे सभी शक्तियां आती हैं। पराक्रम के अंतर्गत वे सभी शक्तियां यानी अंतर्जात और बहिर्जात जो शक्तियां होती हैं वे दोनों आती हैं, जिनसे पृथ्वी के धरातलीय रूप में परिवर्तन होता है। डेविस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1889 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जोग्राफिकल एसेज में किया। तो डेविस ने अपने डेविस चक्र का अपर्दन चक्र जो है उसका विवरण जो है अपनी पुस्तक जोग्राफिकल एसेज में किया है। यह सिद्धांत यूएसए के ओहियो घाटी के अध्ययन पर आधारित है। और डेविस का अपर्दन चक्र जो है यूएसए के ओहियो घाटी के अध्ययन पर आधारित है। अपर्दन चक्र की अवस्थाएं जो है हम लोग देखते हैं। डेविस के अपर्दन चक्र की अवस्थाएं। डेविस के अनुसार स्थल खंड के उत्पादन की क्रिया अचानक एवं अति लघुकालीन क्रिया है। डेविस के अनुसार जो है स्थल खंड के उत्थान की क्रिया जो है वो अचानक एवं अति लघुकालीन यानी छोटी क्रिया है, तथा उत्थान की क्रिया के समापन के बाद ही अपर्दन का कार्य प्रारंभ होता है। और ये जो उत्थान की क्रिया है इसी के समापन यानी समाप्ति के बाद ही अपर्दन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अपर्दन का कार्य 3 अवस्थाओं में होता है। एक युवावस्था, इस अवस्था में तलीय अपर्दन का कार्य होता है। इस प्रकार युवावस्था बढ़ते उच्चावच का काल होता है एवं इसके अंत में सर्वाधिक उच्चावच पाया जाता है। साथ ही इस अवस्था के अंत में प्रारंभिक धरातल बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? गहरी एवं संकरी वी आकार की घाटियों का विकास। युवा अवस्था में अपर्दन की जो युवावस्था होती है इसमें गहरी एवं संकरी वी आकार की घाटियों का विकास होता है। दूसरा, तीव्र ढाल। तीसरा, तीव्र शीर्ष अपर्दन के कारण सरिता अपहरण होता है। चौथा, जलज गर्तिकाओं का निर्माण होता है। पांचवा, अंतर्गर्थित पर्वत स्कंध का निर्माण होता है। छठा, प्रपाती एवं जल प्रपात इसमें होता है। दूसरा है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में तलीय अपर्दन की तुलना में पार्श्व अपर्दन की क्रिया अधिक तेजी से होती है, अतः प्रौढ़ावस्था घटते उच्चावच का काल है। और इसकी विशेषता क्या है? चौड़ी युवावस्था में संकरी चौड़ी वी आकार की घाटियां पाई जाती थी, लेकिन प्रौढ़ावस्था में क्या है? चौड़ी वी आकार की घाटियां होती हैं और ढाल जो है वो मंद होता है। नदियों का विसर्पण होता है। घाटियों की तली का विस्तार एवं निक्षेपण की क्रिया का प्रारंभ होना। पांचवा, बाढ़ के मैदान का निर्माण। छठा, गोखुर झील का निर्माण। और सातवां, प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण। तीसरा जो है वृद्धावस्था है। इस अवस्था में ढाल अत्यंत ही न्यून हो जाता है एवं नदी की अपर्दन क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। समस्त क्षेत्र एक नीचा एवं लगभग समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेनीप्लेन कहा जाता है। पेनीप्लेन वास्तव में समतल धरातल का मैदान नहीं है, बल्कि यह एक उर्मिल निम्न भूमि है, जिसमें यत्र तत्र प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष
टीलों के रूप में मौजूद रहते हैं, जिन्हें मेनेडोनॉक कहा जाता है। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं के गुजरते हुए एक उत्थित स्थलखंड अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा अंततः एक संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। क्रिकमे ने पेनीप्लेन की जगह पैनप्लेन शब्द का प्रयोग किया। चूंकि नदियां भूतल पर अपर्दन द्वारा समतल स्थापित करने वाली शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नदियां संपादित अपर्दन चक्र को अपर्दन का सामान्य चक्र कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपर्दन चक्र से संबंधित कुछ अन्य विद्वानों की संकल्पनाएं जो हैं। किंग हैं एक, तो उनके अनुसार जो है अपर्दन चक्र का पेडिप्लेशन, क्रिकमे, पैनप्लेशन, ये हमारा डेविस का अपर्दन चक्र है, जिसमें हम लोग देखते हैं तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था का समय। तो फ्रेंड्स, ये फिगर आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है हमारा, पस एम थॉमस ने जो है स्वान का अपर्दन चक्र जो है वो पस एम थॉमस ने दिया है। मोरिसावा ने जो है टेक्नोजोमेलिटी मॉडल दिया है। शाम्स एम लिचटी ने जो है एपिसोडिक इरोजन थ्योरी को दिया है। लॉसन ने जो है पैनफैन नामक परिकल्पना दी है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो एक परिकल्पना और महत्वपूर्ण है अपर्दन में, तो पेंक का अपर्दन चक्र। पेंक ने अपनी पुस्तक मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स में अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। तो पेंक ने जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज टॉपिक है ये, पेंक ने अपना अपर्दन चक्र जो है वो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स नामक पुस्तक में किया है। पेंक के अनुसार भूदृश्य का निर्माण जो है वो उत्थान की दर एवं कटाव की दर से निर्धारित होता है। पेंक ने अपने अपर्दन चक्र के प्रारंभ होने के लिए एक नीची आकृति विहीन मैदान की कल्पना की है, जिसे उन्होंने प्राइमर्स कहा है। निम्नीकरण के अंत में जो अंतिम मैदान बनता है उसे पेंक ने जो है एंड्रम्स की संज्ञा दी है। इसका रूप डेविस के पेनीप्लेन से मिलता जुलता है। पेंक ने उत्थान की तीन अवस्थाओं में विभाजित किया है। ऑफ स्टडी जिंडे इंटू विक्लुंग, यह तीव्र उत्थान की अवस्था है। इसमें घाटियों की ढाल उत्तल होती है। दूसरा है ग्लिक फार्मिंग इंटुलुकुन, इसके अंतर्गत जो है इस अवस्था में उत्थान एवं अपर्दन की क्रिया समान गति से होती है, जिसके फलस्वरूप घाटी के ढाल सम होती है। तीसरा है एवेस्टेंडीज्ड एंटविक्लुंग, इस अवस्था में उत्थान जो है वो घटती दर से होता है। फलस्वरूप इस अवस्था में घाटी की ढाल अवतल होती है। पेंक के अपर्दन चक्र की 5 दशाएं हैं। प्रथम दशा जो है, इस दशा में प्राइमर्स के उत्थान के साथ साथ अपर्दन भी प्रारंभ होता है, परंतु अपर्दन की अपेक्षा उत्थान अधिक तीव्र गति से होता है। फलस्वरूप निक्षेप ऊंचाई में वृद्धि होती है। अपर्दन की क्रिया चोटियों की अपेक्षा घाटियों में अधिक तेजी से होती है। फलस्वरूप उच्चावच में भी वृद्धि होती है। प्रथम अवस्था। फिर हम लोग देखते हैं द्वितीय अवस्था। द्वितीय दशा में जो है उत्थान की दर अपर्दन की दर से अधिक होने के कारण निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है। चोटियां एवं घाटियों में कटाव की दर एक समान होने के कारण उच्चावच जो है वो स्थिर होता है। तृतीय दशा में उत्थान एवं अपर्दन की दर जो है वो बराबर होती है। फलस्वरूप निरपेक्ष ऊंचाई स्थिर होती है।
इस अवस्था के अंत में उत्थान समाप्त हो जाता है, उच्चावच भी स्थिर हो जाता है। चतुर्थ दशा में हम जो देखते हैं, उत्थान के समाप्त होने एवं अपर्दन के कारण निरपेक्ष ऊंचाई में कमी आने लगती है, उच्चावच जो है वो स्थिर होता है। पंचम दशा जो है, पश्चवर्ती अपर्दन की क्रिया के कारण जो है जल विभाजक की चोटियों का तेजी से अपर्दन होने लगता है। फलस्वरूप निक्षेप निरपेक्ष ऊंचाई एवं उच्चावच दोनों में ही कमी आने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।